अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी दोस्तों, ये बालाकोट के मनाज़र हैं और इसी होटल में जिसका बोर्ड देख रहे हैं यहीं पे हम ठहरे हुए हैं। सामने बालाकोट में ये दरिया है, दरियाए कुनार नज़र आ रहा है और ये खूबसूरत नज़ारे सुबह सुबह के हैं जब हम बालाकोट से नारान की जानिब निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तो ये मनाज़र आपको दिखाएंगे, लेकिन बालाकोट से नारान बाज़ार तक मुकम्मल वीडियो होगी सब के लिए, जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी और जो सिर्फ देख कर इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए भी। तवील वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है। टाइटल में मैंने कहा था मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ी सी देखें और भाग जाएं, बल्कि वीडियो पूरी देखिएगा। इससे ना सिर्फ आपको मालूमात मिलेंगी बल्कि आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और खूबसूरत तारीख सुनने को मिलेगी कि किस इलाके की क्या तारीख है। मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, आपको दिखाते हैं हमने क्या देखा। ये जैसे ही हम बालाकोट शहर से नारान की तरफ टर्न करते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर ये पंप भी है और यहाँ पर आके टक के पंप से आप टंकी फिल करा सकते हैं। हम भी यहाँ पे रुके हैं और यहाँ से हमने टंकी फिल कराई है और इसमें आज का जो रेट है वो 152.8 रेट है यहाँ लिखा हुआ है। डीजल है ये 147 रुपीज़ रेट है और इस रेट से ये फुल कराएंगे और यहाँ से फिर हमारा आगे का सफ़र शुरू होगा। जी दोस्तों, हमारा सफ़र बालाकोट से शुरू हुआ है और बालाकोट के बाद पहला जो मकाम आएगा वो केवाई आएगा। लेकिन बालाकोट के बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि बालाकोट दरिया कुनार के ऊपर बालाकोट शहर आता है और बालाकोट शहर की जो असल हैसियत इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसके बरअक्स अगर आप देखें तो ये ज़लज़ले से पहले इसका रंग और था और ज़लज़ले के बाद इसका रंग अब और हो चुका है। बालाकोट वो पहला स्टॉप होता है जो कि हमारी वादी कागान इसको जिसे कह सकते हैं गेट वे आप कह सकती हैं। तो गेट वे पे तो ये बालाकोट शहर आता है और बालाकोट शहर मानसेरा से 40 किलोमीटर पर वाक़ है, यानी कि मानसेरा से आप 40 किलोमीटर और अब ये नया जो रास्ता निकला है उसके हिसाब से कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ आकर अब यहाँ पर फ्यूल की मैं बात ज़रूर लाजमी करूँगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, हमने अपनी गाड़ी का टैंक फिल कराया। तो ऐसा है कि यहाँ आकर आपको टैंक फुल कराना चाहिए और ये मैं आपको बता दूँ, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस पिछले साल का भी है कि यहाँ से टंकी फुल करा के जाएँ और बहुसा टॉप से होकर वापस भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं। चाहे जाए कोई रास्ते में कोई ऐसी ब्लॉकेज ना हो कि ज़्यादातर गाड़ी आपकी ऑन रहे, लेकिन रास्ते में भी आपको पेट्रोल अवेलेबल है। कागान से मिल जाता है, नारान से मिल जाता है, आगे भी एजेंसीज मौजूद है, पेट्रोल मिलता रहता है जब सीज़न खुल जाता है। अभी नारान में अभी तक पेट्रोल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा यहाँ से टंकी आप फुल करा के जाएँ। रास्ते में इस तरह की आबशारें आपको जा बजा नज़र आएगी और यही आबशारें जो सी हैं वो इस इलाके के हुस्न में इजाफा करती हैं और इन आबशारों में आबशारों को देखते हुए, सब्ज़े को देखते हुए आप यकीनन ये महसूस करेंगे कि आप वाकई किसी जन्नत में आ गए हैं। हम लकीली आए हैं तो सुबह जब हमने सफ़र किया तो रात बारिश यहाँ होती रही है और हमारा रात को आगे सफ़र ना करने की एक वजह भी यही थी कि बारिश थी और स्लाइडिंग का डर था, तो इसलिए हमने रात को सफ़र नहीं शुरू किया। बहरकैफ यहाँ पर मनाज़र बड़े ज़बरदस्त और देखने वाले होते हैं और अमूमन बात अगर की जाए कि कितनी देर में सफ़र तय होता है तो इतने खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए जगह जगह बंदे का दिल करता है कि अब मैं यहाँ पर उतरूँ, तस्वीरें खींचें, सेल्फियाँ बनाएं और भरपूर तरीके से इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पर हवा के ठंडे झोंके आपके इस्तकबाल करने के लिए तैयार होते हैं। बात वहीं शुरू करते हैं कि पेट्रोल की टंकी की। देखिए मेरी होंडा सिटी है, ये तकरीबन 6000 में टैंक फुल होता है। यहाँ पिंडी से टैंक फुल करा के जाएँ, यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से दोबारा टैंक फुल कराएँ तो पूरा हिसाब लगाएँ 6 से 7 हज़ार रुपये में तकरीबन होंडा सिटी पेट्रोल खाती है। इसी तरह करोला उसमें 1000 रुपये इजाफा कर लें, वैगनर वगैरह या 660 सीसी गाड़ियों में थोड़ा सा कम कर लें तो दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि 5 से 7 से 8 हज़ार, यानी कि लोकल भी आप घूमते फिरते हैं, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, यानी कि 5 से 8 हज़ार रुपये का फ्यूल आपका खर्च होता है। इसी तरह अगर आप अब दूसरी बात करें कि आप यहाँ से निकल पड़े हैं और बालाकोट से आप जाते हुए तो पहला मुकाम जो है वो केवाई आता है और इसमें भी थोड़ी सी डिफरेंस आती है, क्योंकि बालाकोट शहर को आप पुल से शुरू करते हैं, यू ब्रिज से शुरू करते हैं तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हम चूँकि पेट्रोल पंप से शुरू करते हैं 20 किलोमीटर के बाद केवाई आ जाता है और केवाई से पहले भी बड़े बड़े खूबसूरत नज़ारे आते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत मकाम आते हैं। आप वहाँ पर ठहर सकते हैं, जहाँ भी आपको आबशार मिले वहाँ पर आप रुक सकते हैं। लेकिन खूबसूरती दीदनी होती है, यहाँ से दिलकश मनाज़र जो से वो शुरू हो जाते हैं।
बल खाती रोड है, लेकिन रोड खुली है, चौड़ी है और यहाँ अभी रोड ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन रोड की कंडीशन ऐसी है कि शायद आने वाले 1-2 साल में बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, लेकिन तब तक शायद डैम बन चुका हो और पूरी रोड एक दफ़ा फिर कारपेटेड बन जाए। लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता, जो भी है आपके सामने है। इसके अलावा केवाई जो मेन जो केवाई का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो केवाई के बारे में बता सकते हैं कि क्योंकि पंजाब और सिंध के गर्म मैदानी इलाकों से सियाह जब वादी कागान आते हैं तो यहाँ आते ही ठंडी हवाओं, आबशारों, झरनों और पुरकैफ मकामात उनके लिए वो एक ज़बरदस्त सी कैफियत उनसे वो बना देते हैं। कवाई को असल में कागान का नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है। कवाई एक ठंडी आबशार है और जिसके यख बस्ता पानी में स्याह अपने पाँव लटका कर बैठते हैं। मई और अवाइल जून में यह पानी इंतहाई यख होता है कि 1 मिनट से ज़्यादा आप इसमें हाथ और पाँव नहीं रख सकते हैं। यहाँ कई छोटे छोटे होटल बन गए हैं और इन होटल वालों ने आबशार को अपनी मर्ज़ी और मंशा से रूप दे रखा है, यानी कि जिस तरह उनके होटल हैं उसी हिसाब से उन्होंने उसके आगे पत्थर लगा दिए। ये अभी आनी है केवाई आबशार, अभी आप मनाजर देख रहे हैं, हम केवाई आबशार की जानिब गामजान है और हम जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर केवाई आबशार में आपको चरपाइयाँ नज़र आएंगी बैठने के लिए, साथ छोटा सा बाज़ार भी है जहाँ से तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन उस बैठने के लिए जो चरपाइयाँ मौजूद हैं उन पर बैठने के लिए सीज़न में ज़रूरी होता है कि उन होटल से कुछ ना कुछ आप ख़रीदें और वहाँ आपको खाने के लिए पकोड़े और चिकन मिल जाता है और इनको खाना भी जान खो का काम है। पिछले सीज़न में जब रमज़ान नहीं था, मई में मैं आया था, तो पकोड़े आप यकीन करें ले तो लिए थे लेकिन खा नहीं पाए थे। मुझे नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, लेकिन इंतहाई बदज़ायक़ा, लेकिन मजबूरी थी, हम वहाँ बैठे थे तो बैठने के लिए हमें पकोड़े मंगाने पड़े थे। चाय भी मिल जाती है लेकिन पानी होता है, चाय कम ही होती है। शायद अब होटलों का भी कुछ बेहतर हो गया हो। अभी तो हम जब जा रहे हैं तो आपको अब दिखा रहे हैं, मैंने तो वॉइस ओवर लगाई है, लेकिन कवाई में हम रुके ज़रूर थे, लेकिन रमज़ान की वजह से होटल सारे बंद हैं, सीज़न अभी शुरू नहीं हो पाया, लिहाजा हम तो बड़े आराम के साथ वहाँ पर चरपाइयों पर बैठे और वीडियो भी बनाई थी हमने। मगर बात करें कि आजकल अगर आप जाते हैं तो आप बड़े इत्मीनान के साथ वहाँ बैठ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये जितना भी सफ़र जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी बालाकोट से कवाई तक की बात हो रही है और बालाकोट के बाद कवाई पहला स्टॉप आता है और कवाई से फिर आप साथ ऊपर ये स्टॉप जो आता है उससे आप शुगरान जा सकते हैं, जो कि 6 किलोमीटर पहाड़ पर वाक़ खूबसूरत सब्ज़ मैदान है। गो के शुगरान का अवसर अब पहले जैसा नहीं रहा और अब यकाबाद दिगरे जो वहाँ पर तबीरात हो रही हैं उनकी वजह से उसका अवसन बिल्कुल ही पहले जैसा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी शुगरान का एक ये भी एजाज़ल है कि आप साल के 12 महीने वहाँ पर आप जा सकते हैं। जी दोस्तों, ये है जी केवाई आबशार और केवाई आबशार में हम आपको दिखा रहे हैं और साथ आज हमारे भाई जो हमें वीडियो बना के भेजते रहते हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी, ये अशरफ भाई हमें यहाँ से आपको अपडेट करते रहते हैं और आज अशरफ भाई खुद मौजूद हैं हमारे साथ इस केवाई आबशार में। ये इनका गांव है, उधर उस गांव से साथ साथ हमारे चलते आए हैं। और ये आगे मलिक साहब, हमारे साहब क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? खान साहब संगे हाल दे? ठीक दे? कोयटा बलोचिस्तान दे या खैबर पख्तूनख्वा दे? हाँ, सही दे, सब सही दे। मुझे नहीं पता क्या कहा इन्होंने, लेकिन सब ठीक है। ये जनाब हमारे तलाल भाई क्या बना रहे थे आप? वीडियो किस चीज़ की बना रहे थे आप? पानी के फ्लो आबशार बहुत पीछे से बहती हुई आ रही है और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल इसके एंड पे तो नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा पीछे से ये आपको सारा बता रहे हैं कि यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। अभी ये साफ़ सुथरी है क्योंकि स्याह बहुत कम आ रहे हैं रमज़ान में, और जब ये स्याह आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर खाना पीना होता है और खाना पीने के हवाले से यहाँ पर फिर गंद पड़ जाता है। ये नीचे देखें, ये पानी जा रहा है, नीचे से निकल रहा है और ये खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप इसको ऊपर तक देखें तो इंतहाई खूबसूरत कवाई आबशार। हम जा रहे हैं जी नीचे, इनके इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हैं लेकिन बंद हैं सारे। शायद सुबह का टाइम है, लेकिन हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ बंद है रमज़ान शरीफ की वजह से। और डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स तो ओपन नहीं हो सकते, तो इस वक्त सब कुछ बंद है। और ये हमारी टीम के लोग खड़े हैं।
जी दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कवाई के मुकाम पर और अबशार के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने कहा सामने आपको दोबारा बताऊं। ये कवाई बालाकोट से जब आप ऊपर नारायण की तरफ, कागान की तरफ आते हैं तो पहला स्टॉप है। यहाँ बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है, लोगों का एक जमे वफीर होता है यहाँ पर जब ये सीज़न होता है। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खामोशी है और हम हैं देखे कहाँ तक जाते हैं। अशरफ भाई आज कैमरा मैनी के फ्राई सर अंजाम देख रहे हैं, देखते हैं कैसी वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो की जाने। ये हमारी गाड़ी है जी, हम बैठ रहे हैं अब, लेकिन बैठते बैठते मैं आपको थोड़ा सा इस बाज़ार का व्यू दे दूँ। ये अबशार शॉपिंग सेंटर कवाई, और ये इस तरफ से ये गाड़ियाँ सारी आती हैं इधर। जी दोस्तों, कवाई के बारे में जितना कुछ बताया था तो कवाई तो जनाब अब गुजर चुका है, और कवाई से आप शुगरान की तरफ जिधर जाते हैं हम यहाँ वो भी आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा। और शुगरान से आगे आप शुगरान जाकर, ये शुगरान के बारे में ये बता दूं कि ये साल के 12 महीने ये खुला रहता है, और इसमें बर्फ़बारी भी देखने के लिए लोग आते हैं। 1 डे ट्रिप वहाँ पर शुगरान में होटल्स वगैरह भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उन होटल्स में आप ठहर भी सकते हैं। ये जैसे ही आप मोड़ काटते हैं तो इधर से ये राइट साइड पर आपको फिर शुगरान के ऊपर जाने वाली जो सी है वो रोड नज़र आती है। अपनी गाड़ी में अगर आएँ तो आप यहाँ पर ठहरते हैं, ये शुगरान का रास्ता जा रहा है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करें और यहाँ से जीप ले लें, और जीप आपको लेके जाती है। और जीप का भी मुख्तलिफ किराया है, ये 3-4 हज़ार से लेके 5-6 हज़ार रुपये तक भी चला जाता है। आने जाने का किराए की बात की जा सकती है। यहाँ पर अपनी गाड़ी में जाना कि आप ज़िद ना करें, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि अपनी गाड़ी में आप शायद ना जा सकें, ना पहुँच सकें, और गाड़ी का सत्यानाश करा देंगे। हाँ, अलबत्ता मोटरसाइकिल ऊपर जा सकता है, और अगर कोई पैदल हाइकिंग करना चाहें तो जवान बंदे जा सकते हैं। यहाँ से आगे आप सीरी और पाए के नज़ारे देखने के लिए भी जा सकते हैं। शुगरान से सीरी और फिर पाया का रास्ता 6 किलोमीटर फिर आगे भी जा सकता है। यहाँ से आप मकड़ा पीक, जो कि बर्फ़पोश है और पहाड़ है, एक 13,000 बुलंदी है का पहाड़ है, वहाँ से यहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पर साल के 12 महीने ही आपको वो बर्फ़ वादी जो सी है वो नज़र आती है। अब बात करें कवाई से आगे, कवाई से अगला जो मुकाम है वो पारस है, और ये तकरीबन 5 किलोमीटर आगे है, और यहाँ भी इससे यहाँ रुकते हैं। अच्छा खासा बाज़ार है, लेकिन इसकी भी एक ख़ास बात है कि यहाँ से एक रास्ता शना की तरफ जाता है, और जैसे आप शरान फॉरेस्ट भी कहते हैं, और वहाँ जाता है। और ये तकरीबन जो शरान फॉरेस्ट का रास्ता है तकरीबन 14 किलोमीटर का है, और 2 से ढाई घंटों में तय होता है। ये भी जीप का रास्ता है, और आप पारस में जीप खड़ी करके तो वहाँ से आप शरान फॉरेस्ट जा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, पोर्ट्स वगैरह भी हैं, लेकिन बुकिंग करा के आपको जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शरान में कौन से मुकामात हैं? एक शरान वाटरफॉल है और दूसरा मांझी टॉप है। ये दोनों मुकामात ऐसे हैं कि इनके ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको हाइकिंग करनी पड़ती है। शरान वाटरफॉल के लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है, जबकि मांझी टॉप के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। और शरान जो वाटरफॉल है 1.5 घंटे का, इसी तरह दूसरा 3 घंटे का ट्रैक है। और ये तकरीबन ये हम जो इसकी बात कर रहे हैं, ये शरान फॉरेस्ट जो है ये भी तकरीबन सीज़न में ही चालू होता है, यानी कि मई जून से लेकर तो सितंबर तक आप यहाँ पर जाकर बेहतरीन तरीके से इस जंगल का एंजॉय कर सकते हैं। पारस से आगे की बात करें तो यहाँ से आगे वादी तंग होती जाती है, दरिया का बहाव तेज़ होता जाता है और शोर बढ़ता जाता है। पारस से आगे काफ़ी सारे इलाके हैं, जरीद है, मांदरी है और कागान है। और यहाँ पारस से अगर बात करें तो पारस से चंद किलोमीटर आगे शीनों का कस्बा आता है, खनसियाँ या खेसियाँ जैसे कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इलाके आते हैं जो कि रास्ते में मौजूद हैं। मांदरी आती है, मांदरी के साथ फिर मालाकंडी है और दीगर काफ़ी सारे इलाके हैं। ये जितना भी इलाका है आगे फिर खूबसूरत एक वादी है, और यहाँ पर रोड की कंडीशन आपको सामने नज़र आ रही है, फ़िलहाल ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हाँ, ये एक बात मैं बताता चलूँ कि पारस से जैसे ही आप निकलते हैं तो डैम का एक हिस्सा यहाँ भी शुरू हो जाता है, और जगह जगह जैसे ये ट्रक आपको नज़र आ रहे हैं ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस इलाके में से, यानी कि पारस के जो इलाका है और फिर कागान का कुछ इलाका, कागान से नारायण तक का कुछ इलाका, यहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम वीडियो नहीं बना सकते थे, तो हमने रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया और वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ से आगे, यानी कि पारस से आगे जो इलाका है, ये अभी तक तो रोड आपको ठीक नज़र आ रही है, लेकिन इसके बाद जो इलाका नज़र आएगा आपको, आगे जो जगह नज़र आएगी उसमें जा बजा पानी की क्रॉसिंग है। हाँ जी हाँ, चश्मे बह रहे हैं, चश्मे साथ से निकलते हैं, रोड पे आते हैं, और इन चश्मों की वजह से वहाँ से जहाँ से ये रोड क्रॉस कर रहे हैं चश्मे, पानी जितना भी क्रॉसिंग हो रही है वहाँ से फिर रोड ख़राब है।
बहरकैफ अभी तो जिस तरह आप जा रहे हैं, जिस पोजीशन में जा रहे हैं, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ग्रीन वादी है, दरख्त नज़र आ रहे हैं, और वक्त के गुजरने के साथ साथ, वक्त से मुराद ये है कि ये वो वादी है कि जहाँ तक बर्फ़ आती है। ये बिल्कुल अब हम कागान के उस पोजीशन में पहुँचने जा रहे हैं कि जहाँ पर तकरीबन यहाँ पर बर्फ़ यहाँ तक भी आती है। ये वो मुकाम है कि इससे आगे फिर हमें ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये मलाकंडी है, और मलाकंडी के जो पुल है यहाँ पर हम क्रॉस कर रहे हैं, ये टेम्परेरी पुल बना हुआ है। इंशाल्लाह डैम बनने के बाद ये फिर परमानेंट पुल बन जाएंगे, और फिर रास्ता मज़ीद जो अभी हम बताते हैं कि जिस तरह 20 या 40 किलोमीटर बताते हैं आपको, यानी कि कागान से आगे नारान का फ़ासला 20 या 25 किलोमीटर का बताते हैं, तो वो 20-25 किलोमीटर का फ़ासला कितनी देर में तय होता है ये तो आप जाकर ही देख सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें तो मलाकंडी यहाँ पर रुककर आप ट्राउट फ़िश खा सकते हैं, यहाँ के फार्म वगैरह मौजूद हैं। इसी तरह आगे आ जाएगा मलाकंडी के बाद मांदरी का इलाका आएगा, और ये सारा जितना भी इलाका है इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई दीदाज़ेब है। रोड है, और रोड के साथ साथ दरिया है, और एक खूबसूरती और एक इतनी चार्मिंग कैफियत है कि यहाँ पर आप खूबसूरती यानी किसे कह सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरती है। वादी कागान की अगर हम बात करें तो साथ साथ ही मैं बताता चलूँ कि मज़ीद जगह कौन सी हैं। तो मशरक़ की जानिब एक जीप ट्रैक है जिसे बखलेया खूबसूरत गाँव से होता हुआ अब 2700 फुट शंगड़ी तक पहुँचता है, और इंतहाई खूबसूरत जगह है। और गर्मियों में ये मुकाम फूलों से बात जाता है, और कैंपिंग के लिए ये बड़ी आइडियल जगह है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि यहाँ पर जितने भी जो इलाके हैं, इसमें किसी जगह भी आप जहाँ आपका दिल करे, जगह जगह होटल्स मौजूद हैं। होटल्स में आप क्याम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊं कि जो लोग मोटरवे के ज़रिए आते हैं, हमारे इंटीरियर सिंध से आते हैं, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान से आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी लंबा ट्रैक हो जाता है। वो तो या पिंडी इस्लामाबाद में ठहरते हैं, लेकिन अगर जो कंटिन्यू सफ़र करते हैं और बालाकोट में ठहरते हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि बालाकोट में पिंडी जैसा ही मौसम होता है। बारिश हो जाए तो अच्छा मौसम हो जाता है। हम भी मजबूरी में वहाँ ठहर गए थे, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो आप इस मुकाम तक पहुँचें। जी बिल्कुल, आप मांदरी या इसी तरह फरीदाबाद हो गया, जैसे कि हम फरीदाबाद में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पहुँचें। इससे आगे दीगर जो इलाके हैं, मांदरी है, उसके अलावा जरीद है, किसी ऐसी जगह आप पहुँचें तो फिर यहाँ पर आपके लिए शानदार मनाज़र है। यानी कि आपका जो क़याम है वो आपके टूर को, यानी कि आपके सियाती दौरे को इंतहाई दिलकश बना देगा। बालाकोट की भी एक अपनी हैसियत है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का दरिया की जो आवाज़ है, वो पानी की आवाज़ है, वो जो म्यूज़िक है, और खामोशी और ख़ूबसूरती आपकी उस जो थकावट है उसको काफ़ी हद तक कम करने में मामूल साबित होती है। तो यही मेरी आपसे जो टिप्स हैं, साथ साथ ही आप देखते रहें। गो के वीडियो आज की बड़ी लंबी है और अभी 17 मिनट हुए हैं, कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड हमने ज़्यादा की है। लेकिन स्पीड ज़्यादा क्या करें कि रास्ते में इतने पॉइंट्स आते हैं कि जिनके बारे में आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम साथ साथ इसी जो रूटीन मैटर है इसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो हम आपको ये साथ साथ ये भी गाइड करेंगे कि जहाँ पर अगर आप कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी किसी जगह पे आप रुकना चाहें तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, और अगर किसी न अल्लाह ना करे कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़े थोड़े फासले पर ये छोटे छोटे सेटअप मौजूद हैं, और यहाँ किसी की भी किस्म की हेल्प ली जा सकती है। आप बात करते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो तकरीबन सभी जो ये कस्बे आपको नज़र आ रहे हैं, सभी कस्बों में आपको एक अच्छे मैकेनिक जो है वो दस्तयाब है। इसी तरह अगर जब हम कागान पहुँचेंगे तो वहाँ पर तारक भाई का लाजमी जिक्र करेंगे, जो कि हमें भी वीडियोस बना के भेजते हैं, और मेन कागान बाज़ार में उनकी शॉप मौजूद है। और अगर किसी हवाले से इस पूरे एरिए में रेंज में कोई मसला होता है तो आप तारक भाई तक पहुँचें, और तो तारक हाशमी नाम है उनका नंबर भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कोशिश करूँगा ब्लिंक कर दूँ, मेंशन कर दूँ, ताकि इस पूरे इलाके में कहीं कोई मसला होता है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। और वहाँ पर हर किस्म की गाड़ी का वो काम करते हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। चलें जी, हम पहुँच गए अब जरीद कागान वैली के खूबसूरत तरीन इलाकों में इसका शुमार होता है। और कागान और मांदरी से पहले जो जरीद का जो इलाका है इंतहाई खूबसूरत है, जिसे आप कह सकते हैं कि नेचुरल लाइफ यहाँ पर नज़र आती है, नेचुरल विलेज लाइफ नज़र आती है। यहाँ पर लोग आपको मुकामी लोगों की अक्सरियत आपको यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि जरीद वो मेन यहाँ पर स्टॉप है जहाँ के जितने भी मलिका जो इलाके हैं, गांव हैं,
वो सारे लोग यहाँ से आके ख़रीदो फरोख्त करते हैं। जरीद का छोटा सा बाज़ार है, कोई इतना बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी होटल्स मौजूद हैं और यहाँ से भी आपको हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मिल जा सकती है। इसके अलावा चलती फिरती जीपें आपको हर जगह नज़र आएंगी। मसलन अगर अल्लाह ना करे गाड़ी ख़राब हो जाती है तो टो चेंज करते हुए आप गाड़ी को किसी भी मेन मुकाम पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास वक्त है, बीच में हम देखते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है, तो साथ साथ हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आप कैसे आ सकते हैं। जी बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि सीज़न में गाड़ियाँ चलती हैं, लाहौर से डायरेक्ट नारान भी आती हैं, मनसेरा भी आती हैं, और पिंडी के साथ जब आप अटैच होते हैं तो पिंडी अड्डे पे उतरते हैं तो पिंडी से भी फिर मनसेरा, बालाकोट और डायरेक्ट नारान या कागान की गाड़ियाँ भी चलती हैं। अब बात आ जाती है रेंट की, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह एक वीडियो, रमज़ान है, कोशिश करूँगा, अगर हिम्मत पड़ी तो ज़रूर जाऊँगा, ताकि ईद से पहले पहले तक आपको इस दफ़ा के किराए बता सकूँ कि क्या किराया है। हाँ, थोड़ी बहुत जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी यहीं पर मैंने देखा, जब नारान में एक टोयोटा IS जो सी है वो खड़ी थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हम मनसेरा से 500 रुपया और बालाकोट से 400 रुपये में नारान आ रहे हैं। और फ़िलहाल ज़रूरत के तहत, यानी कि अगर सवारियाँ ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन एक गाड़ी तो लाजमी आती है डेली नारान के लिए। तो ये सिलसिला तो अब शुरू हो गया है, लेकिन जब आप बाद में जब सीज़न हो जाएगा और हो सकता है ईद पर भी कोई ऐसी सर्विस चल पड़े जिसका मैं अभी तक कोई कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो इंशाल्लाह वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाऊँगा कि ईद पर भी अगर कोई स्पेशल गाड़ी चलती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको, ताकि आपको बार बार उतरने की ज़हमत ना हो। और अगर अपनी ट्रांसपोर्ट है और अपनी ट्रांसपोर्ट में गाड़ी का मैंने बता दिया, अब बाइक पे सफ़र करते हैं उनके लिए बात करते हैं। तो बिल्कुल जी, मैंने बड़ी दुनिया देखी है पिछले साल भी जो बाइक पर सफ़र करती है, और CD70 से लेके 125 और हर किस्म की गाड़ियाँ मैंने यहाँ नारान छोड़ के बाबूसर टॉप तक देखी हैं। मैंने झील सैफुल मलूक पर मंचले देखे हैं जो अपने मोटरसाइकिल को दिक्का लगाते हुए झील सैफुल मलूक तक भी पहुँचे हैं। हालाँकि झील सैफुल मलूक का जो रास्ता है इंतहाई पथरीला और ख़तरनाक है, बात करते जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम पहुँचे हैं महांदरी, और महांदरी की जब बात करूँ तो मुझे अगर इस पूरे सफ़र में मैं समझता हूँ कि अगर थकावट हो रही हो और अगर कहीं क़याम करना पड़े तो मैं महांदरी में क़याम करूँगा। और वहाँ पर दी मेज़ोनेट होटल चौधरी बिलाल साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर अगर आप कहीं जाएँ और पटवारी पाठक TV का हवाला भी दें तो आपको पूरी तरह अकोमोडेट करेंगे। इंतहाई शफीक, प्यार और मोहब्बत करने वाले। और यहाँ पर भी आपको कागान का सा गुमान होता है, क्योंकि जैसे ही ब्रिज क्रॉस करते हैं इस लोहे वाले ब्रिज के साथ ही एक छोटा सा बाज़ार है मांदरी का, और यहाँ पर ज़रूरत की आपको हर चीज़ मिल सकती है। मसलन आप अपने साथ कोई ऐसा सेटअप लेके जा रहे हैं, नहीं याद रही कोई चीज़, तो यहाँ से दूध, पानी, मिनरल वाटर की बोतलें, अगर आपके सिलेंडर में गैस में कुछ कमी रहेगी है, रास्ते में कुछ कुकिंग वगैरह कर ली है तो आगे आप समझते हैं कि शायद ना मिले तो यहाँ से गैस की रिफिलिंग भी कराई जा सकती है। सब्ज़ी ली जा सकती है यहाँ से, बेकरी का सामान भी यहाँ से लिया जा सकता है। इवन छोटा और बड़ा गोश्त, और इसी तरह यानी कि गाय का और बकरे का गोश्त, और इसके साथ साथ आप यहाँ से मुर्गी, चिकन भी आपको अवेलेबल होती है। यानी कि मांदरी वो स्टॉप है जहाँ पर अगर आप रुकते हैं तो रुक कर आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं और यहाँ पर क़याम भी किया जा सकता है। और क़याम के हवाले से मैंने बता दिया कि यहाँ पर जगह जगह मुख्तलिफ़ चश्मों का पानी और झरने और पानी की जो खूबसूरत नज़ारे हैं और ग्रीनरी, स्पेशली आके जितना वक्त गुजरेगा तो इसमें ग्रीनरी में इजाफ़ा होता जाएगा, और ग्रीनरी में जब इजाफ़ा होगा तो खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो जाएगा। ये एक पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर होटल्स की, और यहाँ से आगे फिर आपको एक और भी चीज़ बताते जाएंगे कि वो ये है कि यहाँ से आके फिर रोड आहिस्ता आहिस्ता अब ख़राब होना शुरू हो जाती है, और उसमें स्पीड आपकी जो पहले अगर आप 30 या 40 की स्पीड से आ रहे हैं तो अब आपकी स्पीड हो सकता है 20-25 तक भी हो जाए, और आज के दौरान फिर हो सकता है इससे भी कम हो जाए। ये देखें, आपको होटल्स की एक लंबी कतार नज़र आ रही है, और इन होटल्स में आप क़याम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि आपके बाएं हाथ पर दरिया है, और ये होटल आपकी जो सड़क है इसके ऊपर आपको शायद एक मंजिल नज़र आ रहा हो, लेकिन ये नीचे तक गया हुआ होता है, और बिल्कुल दरिया के पास से आपको व्यू नज़र आ सकता है अगर आप इन होटल्स में क़याम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो ये ज़बरदस्त किस्म की जगह है।
और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि इन होटल्स का किराया कितना होता है। सीज़न में तो 3 से 4 हज़ार तक भी जा सकता है, लेकिन सीज़न के बगैर यहाँ पर नॉर्मल रेट्स होते हैं 1500 से लेके 2000 2500 तक। यहाँ पर मांदरी में आपको बेहतरीन होटल मिल सकता है और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। मांदरी पहुँच चुके हैं, हमारा सफ़र यहाँ पर पहुँच चुका है। अगर आप बोर हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, तो मैं म्यूज़िक नहीं लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन की बहुतात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमने बतानी है, और ताकि आप अपने इस टूर में किसी किस्म की ऐसी चीज़ को आप मिस ना कर जाएँ। बात की जा रही है सड़क की, तो आप जा रहे हैं तो हो सकता है कोई भी ऐसा वक्त आ सकता है, दिन है रात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबको ये एक टिप दे रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, रात का सफ़र इन इलाकों में मत कीजिए। जी दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि बालाकोट से मांदरी का सफ़र 45 किलोमीटर बनता है, और बालाकोट से दर्रा मुनव्वर गली, जी हाँ, ये खूबसूरत मुकाम है, और 76 किलोमीटर बनता है। और मांदरी से दर्रा मुनव्वर गली का फासला तकरीबन 31 किलोमीटर का है, और दर्रा मुनव्वर गली से आंसू झील का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर है। मांदरी से मुनव्वर बेला और यहाँ से ब्याड़ी तक का जीप ट्रैक है, रास्ता कच्चा और तंग है। और ब्याड़ी से मुनव्वर गली और मुनव्वर गली से होते हुए आप कच्छ पास ऊंचाई 16,100 फुट और वहाँ से आंसू झील बुलंदी 13,000 फुट तक जा सकते हैं। बल्कि आंसू झील से होते हुए आप झील सैफुल मलूक तक भी पहुँच सकते हैं। ब्याड़ी से झील सैफुल मलूक तक पैदल ट्रैक है, जो कि मुश्किल और चैलेंजिंग है, और यह ट्रैक तकरीबन 3 दिन में तय होता है। दर्रा मुनव्वर कॉलोनी मुनव्वर गली बहुत खूबसूरत और पुरकशिश दर्रा है, मांदरी से बहुत करीब है, मकसद अक्सर सियाह मालूमात न होने की वजह से यहाँ की सैर से मरूम रहते हैं। दर्रा मुनव्वर गली की बर्फ़ का लबादा ओढ़े चोटियाँ, हरियाली से भरपूर मनाजर और बल खाती ट्रैक आपके मुंतज़र होते हैं। जब भी आप नारायण कागान जाएँ तो दर्रा मुनव्वर गली को प्लान का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो चलिए जी, अब हम कागान के नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो कागान की बात करते हैं। तो कागान सतह समुंदर से तकरीबन 7,500 फुट बुलंद है। बालाकोट से कागान का फासला 257 किलोमीटर और बालाकोट से कागान तक की मसावत तकरीबन 3 से 4 घंटे है। कागान के करीबी गाँव फागल, खनिया और कमालबान है। कागान में सदात, स्वाति, कश्मीरी, कोस्तानी और पंजाबी नस्ल के लोग आबाद हैं, और यहाँ इंदको ज़ुबान बोली जाती है। कागान एक कस्बा है जिसमें अच्छी खासी आबादी है, और यहाँ पर बुनियादी ज़रूरत की तमाम चीज़ें बआसानी दस्तयाब होती हैं। और दरियाए कन्हार के अतराफ़ में फैला ये कस्बा कुदरती हुस्न से माला माल और दिलकशी में अपनी मिसाल आप है। और जिस चीज़ की आगे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर टेलीफोन, बिजली, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें वगैरह, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल सब कुछ मिल जाता है। और अगर हम ये कहें कि इसमें इस कागान की असल चीज़ क्या है, तो वो भी आपको बता दूँ कि इस कस्बे में ऊन से शालें और कंबल तैयार करने वाली एक मिल भी थी। अब मुझे नहीं पता कि वो है कि नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं गया तो ज़रूर उसको खोजने की कोशिश करूँगा। इसमें लकड़ी का कारखाना और मुकामी तौर पर बिजली पैदा करने वाला एक माइक्रो हाइडल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है। और इसी का वादी कागान बालाकोट से दर्रा बाबूसर का नाम भी इस कस्बे की नास्बत से रखा गया है। नारायण जाते हुए सियाह यहाँ ज़रूर रखते हैं, और यहाँ के खूबसूरत जो मकामात हैं उनसे उसको इंजॉय भी करते हैं। कागान से अब जो सफ़र, यानी कि कागान से आगे का जो सफ़र है वो बहुत देर में तय होता है, जिसकी वजह वो डैम है, जिसके ऊपर हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मनाजर हम आपको नहीं दिखा सके थे, और जिसकी सबसे मेन जो वजह थी कि वहाँ पर पाबंदी थी कि हम आपको वहाँ की पिक्चर्स नहीं दिखा पाए थे। अब ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप रोड की कंडीशन अब आपके सामने है कि काफ़ी सारी टूट फूट का शिकार हो रही है, और जो इसकी ऊपर की कारपेटिंग की जो लेयर है वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो रही है। तो ये आपके लिए परेशानी का बायस आने वाले दिनों में अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं और जैसी ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा चलनी शुरू हो जाएगी, तो फिर ये रोड मज़ीद टूट फूट का शिकार होगी। शायद KDA जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस चीज़ का अदराक करते हुए यहाँ पर अभी रिपेयरिंग कर दे तो ये रोड बच सकती है, और सियाहों के लिए यानी कि सहूलत पैदा हो सकती है कि जो सियाह यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी किस्म का मसला ना हो। और फिर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ बात कि प्लीज़, चूँकि हम लोग बाहर से आते हैं, मेरे समेत जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी सियाह हैं, तो हमारे लिए ये मसला होता है कि हमने चूँकि लोकल मुकामी यहाँ के हालात से वाकफियत नहीं होती है, तो रात के उस सफ़र से करने से इज्तनाब करें। जहाँ भी आपका पड़ाव हो वहाँ पर नज़दीक 3-4 बजा, मैंने आपको बताया कि हर 3-4 जगह से आप आएँगे। जैसे ये फागल है, तो फागल भी एक बड़ी एक अहम शहर है। अहम से मुराद यही है कि छोटी सी एक यूनियन कौंसल है, लेकिन शहर मौजूद है, और यहाँ पर भी आपको कमरा किराए पर आसानी के साथ मिल सकता है। यानी कि हर जगह पर जगह जगह आपको होटल्स मिल रहे हैं।
अगर होटल्स अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर फिर होटल में जो क़याम करेंगे तो उस वाले से आपको यानी कि तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि रात को सफ़र करने की। और दूसरी क्या बात, अगर आप रात को इस खूबसूरत एरिया से आप निकल के चले जाते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कितना खूबसूरत और कितने दिलकश नज़ारों से भरपूर मुज़य्यन ये रास्ता है। अब मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप पिंडी से निकलते हैं तो मेरी अगर माने तो पिंडी से आप सुबह फजर की नमाज़ जो सी है वो आप मनसेरा पढ़ें, यानी कि इस तरह आप निकलें कि आप मोटरवे पर सफ़र करें और मनसेरा पहुँच जाए फजर की नमाज़, तो फिर आगे ये खूबसूरत नज़ारे देखते 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 यानी कि आप 8 से 9 घंटे इसको लगाएँ, इसको यहाँ से चलते चलते देखते हुए। या कुछ पॉइंट आप पिक कर लें जिनको आपने वापसी पे देखना है और कुछ पॉइंट आप जाते हुए देख लें। वीडियो देखने के बाद आप मार्किंग कर लें कि कौन से इलाके आपने जाते हुए देख लेने हैं और कौन से इलाके आपने वापसी पे देखने हैं, यानी कि उनको डिवाइड कर लें। आधे इलाके आप जाते हुए देख लें और आधे यानी कि रुकें, क़याम करें और रुक कर देखते हुए इन इलाकों से आएँ। मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी कागान वैली है और फिर नारान से आगे बाबूसर टॉप तक का इलाका, वो अभी तक तो नहीं खुला। जैसे ही खुला, या मेरी पिछली वीडियो पिछले साल की देख सकते हैं तो उसमें मैंने वहाँ के बारे में भी बताया। यानी कि 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन ये है कि जब आप बालाकोट से नारान तक जाते हैं, एक वो आपका पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन आपका वो है जब आप नारान से बाबूसर टॉप तक और फिर बाबूसर टॉप से जाते हुए आप किलकीत हुंजा स्कर्दू की जानिब जाते हैं। तो पहला हिस्सा जो है आपका वो नारान तक है। तो अगर आप एक दफ़ा ही सारा एरिया में जाना चाहते हैं तो फिर तेज़ी में तो आप जाते जाते सड़क के ऊपर बस ऐसे ही नज़ारे देख पाएंगे। लेकिन अगर हकीकी तौर पर आप इन इलाकों के हुस्न को देखना चाहते हैं तो फिर क़याम करते हुए जाएं। अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं किस तरह इन इलाकों की डिवीज़न करते हुए कैसे जाऊँ, मैं तो कहूँगा कि आप इस अंदाज से निकलें कि आप एक दिन मांदरी और कागान और इस पूरे एरिए में किसी एक बेल्ट पर कहीं रुकें। रुक कर आप इन इलाकों के बारे में मज़ीद स्टडी करें। मैं भी कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्टडी कर रहा हूँ मुझे भी मज़ीद मालूमात मिल रही हैं और मुझे जैसे ही मज़ीद मालूमात मिलेंगी मैं आप तक बताता रहूँ। ये देख रहे हैं अब रोड की जो कंडीशन आपके सामने है कि यहाँ पर अब 5-6 की स्पीड पर फिर आप गाड़ी आ जाती है और इंतहाई आहिस्ता, क्योंकि नुकीले पत्थर है नीचे। हम सिविक में जा रहे थे, नीचे से गाड़ी लगती है तो इसलिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप गाड़ी आगे जाती है। और जो आप आगे सफ़र करेंगे तो रोड की कंडीशन इसी तरह आपको कोई इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, जगह जगह से आपको रोड ख़राब मिलती है और फिर इसी तरह का ये आपका सफ़र रहता है और ये काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम करता है। सिर्फ आप गूगल मैप को देखते हुए वहाँ के किलोमीटर्स के बारे में जानते हुए इस तरह का सफ़र में अपना प्लान मत कीजिए, क्योंकि जगह जगह जो रोड ख़राब होती है वहाँ पर फिर आपको गाड़ी आहिस्ता करनी पड़ती है और जब आप गाड़ी आहिस्ता करते हैं तो फिर आपकी सारी टाइमिंग डिस्टर्ब होती है। डेफिनेटली हम तो रोज़े की हालत में थे, हमने रुके नहीं इतना ज़्यादा और इसी वजह से हमने निकलते रास्ते में क्योंकि स्टॉप करना नहीं था, चाय वगैरह नहीं पी, तो हम चलते गए। दूसरा हम अपने एक ख़ास मकसद अपने काम के लिए जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर होटल लेना है तो उस वजह से जा रहे हैं। कोई हमारा कोई मकसद सिर्फ सियाहत नहीं है बल्कि एक अपना काम भी था, उसके वाले से मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो उनकी भी सिचुएशन को देखते हुए हम रुके नहीं है, वगरना तो हर पॉइंट पर हर जगह पर हमें रुकना चाहिए। और इन मनाजर को अपने आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन है, कैमरे भी मौजूद हैं, लेकिन कैमरे की वो बात नहीं रही है जो कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स में है। तो इन इलाकों की तस्वीर और वीडियोज़ आप अपने पास महफूज रह सकते हैं और ये यादगार आपका था। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हर साल जा पहुँचे, हो सकता है 4-5 साल, और पाँच दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कि कई 8-8, 9-9 साल मुझे लोग कॉल करते हैं जी 8 साल पहले गए थे, 5 साल पहले गए थे। ज़ाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी है, मशीनी ज़िंदगी है, उसमें से वक्त निकाल कर जाना मुश्किल होता है। और जब आप प्रोग्राम बना लें, आप चले जाएँ तो फिर अपने प्रोग्राम को इस तरीके से मैनेज करें कि ताकि कोई जगह रह ना जाए जिसको आप देख ना सकें। जब किसी इलाके में जाते हैं जाएं और वहाँ के मुतल्लिक़ मालूमात ले कर जाएँ तो तभी आप उस इलाके के हर अंग से वाकिफ़ हो सकते हैं और तमाम जगह आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। ये वीडियो भी आप देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे जी बोर हो रहे हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी सोच है। लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उसके लिए ज़रूरी था कि मैं पूरी ये वीडियो आपके सामने रखूँ। हालांकि इसमें भी हमने ट्रैक काफ़ी ज़्यादा बीच में से हटाया भी है, फॉरवर्ड भी की है, जिसकी वजह ये थी कि हम सिर्फ बताना चाह रहे थे कि आपको रोड कहाँ कहाँ से ख़राब है और कैसे हालात का आपको सामना करना पड़ सकता है। बेसिक हमारा मकसद ये था। और साथ साथ फिर आप मेरी बातचीत भी सुनते जा रहे हैं। पहले एक ख्याल आया कि साथ कुछ म्यूज़िक का तड़का भी लगा रहे हैं, कुछ कर लें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। रमज़ान शरीफ है और रमज़ान शरीफ में वैसे भी
म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, फिर नात या दीगर चीज़ें बड़ी सारी और करने के बाद, लेकिन फिर मेरे पास बात करने के लिए मटेरियल इतना ज़्यादा था कि उन चीज़ों को फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और ये बार बार मैंने एडिटिंग की है, बार बार कभी इसको ज़्यादा काट दिया, फिर मैंने कहा नहीं ये चीज़ रह जाएगी। मसलन अभी ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें से एडिट करता हूँ तो ये कैसे आप देख पाएंगे। अब वो लोग जो जाएंगे वो तो कहेंगे जी हमने तो जाके देखना है, तो चलो एक अलग बात है। जो लोग बाहर बैठे हैं, मेरे पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं, वो मेरा चैनल देखते हैं, या जो लोग नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उन लोगों के लिए ये मुझे ज़रूरी था कि मैं ये कंटिन्यू वीडियो चलाऊँ। और इसमें सारी जगह देखें, अब हम आलमोस्ट कागान के अंदर इंटर हो रहे हैं। तो कागान में जब इंटर हो रहे हैं तो एक अच्छे खासे होटल्स की तादाद आपको नज़र आना शुरू हो गई है। और कागान का जो बाज़ार है उसके बारे में भी आप देख रहे हैं कि आपको कैसा ये नज़र आ रहा है, उसका कैसा चाम है। और यहाँ पर बैंक भी मौजूद है, यानी कि अगर आप नारान में पहुँच के वहाँ पर अगर जब रश होता है सीज़न में, तो यहाँ से भी बैंक की सहूलत मौजूद है। और हम जब गुज़र रहे हैं तो ये सुबह सुबह का टाइम है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ ये बाज़ार सारा खुला होता है और यहाँ पर दुनिया जहाँ की हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आप मांदी से लेना चाहते हैं वहाँ से ले लें, और यहाँ से लेना चाहते हैं, ये देखें ये ब्रिज के ऊपर टोटे खड़े होते हैं, टोटे आईएस खड़े होते हैं जो कि पिंडी, बालाकोट, मनसेरा जा रहे होते हैं। यानी कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट का मिलना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी के साथ यहाँ से ट्रांसपोर्ट मिल जाती है इस कागान बाज़ार के अंदर से। और इसी तरह यहाँ पर आगे आप जैसे इस पुल के ऊपर से क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर जहाँ पर ये मैं अभी अब जा रहा हूँ, तो लेफ़्ट साइड पर इस जगह पे तारक भाई की दुकान है। चलते हैं जी, आपको बताते हैं कि कागान के अंदर जब हम पहुँचे तो हमने क्या देखा कागान बाज़ार में। और कागान बाज़ार की रौनकें तो इस वक्त कमाल है। आज 11वां रोज़ा है और 13 अप्रैल है, और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल भी रश नहीं है, लोग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और हम आगे नारान की तरफ जा रहे हैं। कागान बाज़ार तकरीबन बंद है और ये खुलता है तकरीबन आपसे मज़ीद और घंटे डेढ़ के बाद खुलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी बंद है इस वक्त, मतलब कोई होटल भी नहीं खुला हुआ है। लेकिन यह कि रिहाइश के लिए होटल अवेलेबल ज़रूर है, और रेस्टोरेंट शाम को शायद खुलते हों, लेकिन फ़िलहाल तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सब्ज़ी की दुकानें, किराने की दुकानें, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और टूरिस्ट नाम की तो कोई चीज़ नहीं। ये होटल है जी कागान बाज़ार में, अच्छा होटल है, मेन बाज़ार कागान। काफ़ी सारे कमरे, यहाँ पर भी ठहरा जा सकता है। जी दोस्तों, अब हम कागान बाज़ार से आगे निकल आए हैं और कागान से नारान का फासला तकरीबन 23 किलोमीटर है, लेकिन ये 23 किलोमीटर का रास्ता आपके तमाम पिछले सफ़र से मुख्तलिफ है, जुदा गाना है। और जिसकी मेन वजह एक तो जैसे ही आप कागान से निकलते हैं तो आगे डैम बन रहा है, सिक्की डैम बन रहा है, उस डैम पे तो हम वीडियो नहीं बना सकते थे, रोड इंतहाई ख़राब है वहाँ पर 5 से 10 की स्पीड से ज़्यादा आप नहीं चल सकते हैं। और वो डैम की जो पोजीशन है उसकी वजह से रोज़ दिन वो रोड में तब्दील भी होती रहती है। हम जब गए तो वहाँ पर बारिश हुई थी और बिल्कुल दलदल की कैफियत थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ से हमने गाड़ी निकाली। 2 जगह पर हमारी गाड़ी नीचे होने की वजह से, क्योंकि सिविक और सिटी जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे लगती हैं, तो वो उस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। उस पैच से निकलते हुए फिर आगे हमने ये वीडियो शुरू की है, तो यहाँ पर तो फिर एक बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जगह जगह ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर किस हद तक कब तक कायम रहते हैं इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि टेम्परेचर कितना होगा आने वाले दिनों में और कितना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जो कि मई से जून तक भी रहते हैं। हाँ, जुलाई अगस्त में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जून के पहले अवाइल हफ्ते तक ये रहते हैं। यानी कि ईद के बाद भी लोग आएंगे तो ये बर्फ़ पड़ी हुई आपको नज़र आएगी। और यहाँ ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसी रोड तसलसल है जो पीछे से हम देखते हुए आए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर स्पीड आस्ता हो जाती है। ये जो बर्फ़ है इस दफ़ा ये ग्लेशियर इस टाइप के हैं कि साफ़ बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है। ये अपने साथ दरख्त और जड़ी बूटियाँ भी लेके आए हुए हैं,
और इस वजह से ये जो बर्फ़ होती है ज़्यादा जम जाती है तो ग्लेशियर पक्का हो जाता है और बर्फ़ को पिघलने में फिर वक्त लगता है, क्योंकि ये खाली बर्फ़ नहीं होती, अपने साथ बहुत कुछ लेके आई होती है। खाली बर्फ़ जो साफ बर्फ़ है वो भी आगे आपको नज़र आएगी। जब वो बर्फ़ बीच में से कटिंग हुई होती है तो एक बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा बीच में से नज़र आ रहा होता है। और बालाकोट से अगर हम बात करें तो बाउसा टॉप की बात करें तो 156 किलोमीटर है, जलखट का फासला 113, जबकि बालाकोट से नारान तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 4.5 घंटे की मुसाफत पे वाक़ है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल हालात कुछ ऐसे ही हैं और यहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ नारान आके शहर आ जाएगा तो फिर हमारी बातचीत किसी और अंग पे चली जाएगी। बताता चलूँ कि नारान से लालाजार का फासला 18 किलोमीटर है, झील सैफुल मलूक का फासला 8-9 किलोमीटर पे फासला मौजूद है। नारान से दूधीपत सर का फासला तकरीबन 60 किलोमीटर है। नारान से लालूपत सर का फासला 52 किलोमीटर है। नारान से बाउसा टॉप का फासला 73 किलोमीटर है। और नारान जो है वो मेन पड़ा हुआ है, ये वो ग्लेशियर है जिनकी मैं बात कर रहा था कि वो फिर जैसे एक गली सी बन जाती है और बीच में से जब आप निकलते हैं तो उसका एक अपना ही खूबसूरती नज़र आती है। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं तो नारान वो गेट वे हम कह सकते हैं कि वो गेट वे है जो कि आपको बाउसा टॉप की तरफ, यानी कि एक पोर्शन जिसको मैंने कंसिडर किया था कि बालाकोट से आप नारान तक का सफ़र करते हैं तो ये एक पोर्शन है। नारान की वादी का एक अपना ही मंजर है और नारान तकरीबन अब इसी तरह ही बन चुका है कि जिस तरह के आप मरी की मार रोड कहते हैं और जहाँ बजा होटल हैं और सैकड़ों की तादाद में आप होटल बन चुके हैं। मेरी आने वाली वीडियो है उसमें हम बता रहे हैं कि नारान बाज़ार में जितने भी मेन होटल हैं उन सब की मैंने वीडियो क्लिपिंग बनाई है और 2-3 वहाँ के ऑनर से भी बातचीत हुई है। आजकल कितने रेट हैं वहाँ पर रूम रेंट वगैरह है इसमें भी बताता हूँ। 1500 से 2500-3000 तक है और ईद पे डेफिनेटली ये ज़्यादा होगा और वो बता रहे थे कि 3 से 7,000 रुपये तक जाते हैं हम। इसी तरह सीज़न की बात करें तो ऊपर नीचे रेट के फ्लक्चुएशन हर जगह होती है, यहाँ पर भी है। और हम तकरीबन अब ये इस पोजीशन पे पहुँच चुके हैं जब आपको बता रहे हैं कि ये नज़ारे आपने मिस नहीं कर रहे हैं। और इन नज़ारों को देखने के लिए अब जैसे ये काली मिट्टी का इलाका है, ये अपनी एक इसकी कैफियत है। यहाँ पर ग्लेशियर भी है और यहाँ पर पहाड़ है जिसको काला पहाड़ आप कह सकते हैं, काली मिट्टी है वहाँ पर। और यहाँ रुक कर इसको लाजमी देखिएगा और रब की शान देखिएगा कि रब ने अपने पहाड़ों के अंदर से ये किस किस्म की उसकी अपनी तख्लीक है। सुभान अल्लाह हम कह सकते हैं कि तुम कौन सी नेमतों को जुटलाओगे कि किस अंदाज से पहाड़ बनाए हैं कि उनके अंदर से काली मिट्टी और इस मिट्टी में से हर वक्त पानी रिश्ता रहता है। और ये चीज़ जगह देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। इसी तरह रुकते रुकते आप जाएंगे, लेकिन कम से कम ऐसा वक्त हो कि जब यहाँ से गुज़रें आप तो आप इसको अपने कैमरे में ज़रूर महफूज कीजिए कि ये किस किस्म के मनाज़र हैं यहाँ पर। यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने भी बड़ी एहतियात के साथ से गाड़ी निकाली है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हैं। और ये तकरीबन जैसी बारिश होती है तो कुछ यहाँ से स्लाइडिंग होती रहती है। तो रात के आने से मना करने की वजह ये भी है कि रात के वक्त जब स्लाइडिंग हो तो उसमें ज़्यादा मसाइल का सामना है। मसाइल अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का हादसा होने वाला हो तो दिन को भी हो सकता है, ये तो रब की तरफ से है। लेकिन दिन को आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, दूर से नज़र आ सकता है, किसी पत्थर पर से आप गाड़ी गुजारने के लिए ऐसे ही नहीं चले जाते क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में तो कुछ भी हो सकता है। बरकाफ जी, काली मिट्टी से जब आप निकलते हैं तो फिर एक वादी नज़र आती है, फिर उस वादी का एक अपना हुस्न है। ये देखिए सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसके ऊपर ये कहीं कहीं जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, दरख्त नज़र आ रहे हैं। और फिर इसी पे जब ऊपर आपकी नज़र जा पहुँचती है तो वहाँ पर बर्फ़पोश पहाड़, ये एक खूबसूरत नज़ारा है, एक दिलकश नज़ारा है जो को आपको एक ख़ास कैफियत में आपको ले जाता है। और आपकी थकावट अपनी जगह पे, सारे सफ़र की थकावट अपनी जगह पे, लेकिन जैसे जैसे आप नारान के करीब पहुँचते हैं तो फिर ये नज़ारे आपको अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। यहाँ पर जा बजा जैसे ये मैं आपको गुज़र रहा हूँ, ये पानी की गुज़रगाहें हैं, ये चश्मे ऊपर से बहते हुए आ रहे हैं, ये नदियाँ ऊपर से बहती हुई आ रही हैं, ये आबशारें ऊपर से बहती हुई आ रही हैं। इनका जो पानी है इसमें से गाड़ी का गुज़रना, और यहाँ पर लोग सीज़न में तो रुक जाती हैं गाड़ियाँ, बड़ी ट्रैफिक जाम भी हो जाती है क्योंकि यहाँ से गाड़ी गुजारना भी मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर लोग इंजॉय करने के लिए रुक जाते हैं और रुकते हैं। और फिर यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उन्होंने काफ़ी
सारा सेटअप कुर्सियाँ वगैरह लगा कर यहाँ पर ठेले भी लग जाते हैं। गो के कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि पिछले कुछ अरसे में रोड के ऊपर बनने वाले काफ़ी सारे ढाबे उन्होंने तोड़ दिए हैं ताकि वो ट्रैफिक के बहाव में जो परेशानी का बायस बनते थे, लेकिन फिर भी अब ठेले वगैरह लग जाते हैं, उनका भी ये रोटी रोज़ी इसी से चल रहा होता है। तो लिहाजा ऐसे कई जगह पर आपको रास्ते में चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपके लिए वहाँ पर खूबसूरती का बायस बनती हैं। अभी जब सीज़न शुरू होगा तो आप देखेंगे कि लोग जीपों में बर्फ़ भर कर ला कर मुख्तलिफ़ जगह पर बर्फ़ उनसे फेंकते हैं और उस बर्फ़ से फिर उनके ऊपर स्टेचू बनाए जाते हैं। वो बड़े खूबसूरत किस्म के वहाँ पर पांडा वगैरह और दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं, बैठने की जगह बनाई जाती है, बैठ कर लोग फिर पिक्चर्स खींचते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में नज़र आएंगी। एक और चीज़ भी आपको बताता चलो कि इन्हीं रास्तों में मादरत इन्हीं रास्तों में आने वाले दिनों में आपको रंग बिरंगी छतरियाँ भी नज़र आएंगी, जहाँ बजा आपको चादरें भी नज़र आएंगी, कालीनें लटकी नज़र आएंगी, यानी कि खूबसूरत रंग होगा और आज के रंग से मुख्तलिफ होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो रंग भी दिखाऊं, वो चीज़ें भी दिखाऊं कि आने वाले सीज़न के दिनों में यहाँ पर क्या रौनकें होती हैं। अब तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये तो रमज़ान शरीफ है और रमज़ान शरीफ का पहला अशरा है। अभी तो टूरिस्ट नाम की इस इलाके में चीज़ ही कोई नहीं है, बहुत कम टूरिस्ट आए हुए होंगे। ये तो हम नारान पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त भी जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है, इस वक्त तो मेरी गाड़ी है, उस वक्त तो फिर गाड़ियों की लंबी लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी जिनका मकसद नारान पहुँचना होगा और फिर नारान से आगे बाबूसर टॉप से आगे फिर गिलगित, स्कर्दू और दीगर जगहों पर पहुँचना उनका मकसद होगा। तो चलें जी, अब नारान हम पहुंच गए हैं तो नारान के हवाले से कुछ मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँ कि नारान एक तरह का बेस कैंप है और यहाँ से ही आप आगे की तमाम सरगाहों और झीलों की सैर कर सकते हैं। इन झीलों या सरगाहों पर क़यामत तमाम की सहूलत मैसर नहीं है, बल्कि शाम 5 बजे के बाद इस तरफ का रुख करना ख़तरात से खाली नहीं। इसीलिए सूबाई इंतज़ामिया आपको शाम 5 बजे के बाद बाबूसर टॉप, झील दूधी पतसर, झील लोलो पतसर और झील सैफुल मुलूक की तरफ जाने से रोकती है। आप इस तरह का प्लान करें कि आप नारान शाम मगरब के वक्त या सुबह सवेरे पहुँचे ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह देख सकें। अगर आप दोपहर 3 बजे के करीब नारान पहुँचे तो इस वक्त रिहाइश का बंदोबस्त करके आप सिर्फ झील सैफुल मुलूक आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो करीब तर है। और इस वक्त बाबूसर टॉप की तरफ जाने की गलती हरगिज़ ना करें। इसकी वजह यह भी है कि आपको रास्ते ही से वापस आना पड़ेगा और जीप नारान से आप बुक करा सकते हैं। चले वो बातचीत होती रही कि इस वक्त अब बटल एक इलाका है जो नारान से बिल्कुल पहले आता है, आप उससे गुजर रहे हैं और यहाँ पर भी आप काफ़ी सारे होटल बन गए हैं, यहाँ पर भी आप क़याम कर सकते हैं। बटल जब पहुँचते हैं तो इसका मकसद है कि यहाँ से अगला स्टॉप आपका नारान, मेन नारान है, आप नारान पहुँचने वाले हैं। चले साथ साथ बात करते चलें कि जीप नारान से जीप सैफुल मुलूक का किराया जो है वो 3500 रुपये से लेके 4-4.5 सीज़न के वाले से लेते हैं, लेकिन अब चूँकि पेट्रोल महंगा होगा, नहीं तो पहले 2500 में भी चले जाते थे, 3000 में शायद अब भी कोई चला जाए। और बाबूसर टॉप का किराया जीप वाला 7000 रुपया लेता है, लेकिन यानी कि सीज़न के हिसाब से है और पेट्रोल की कीमतों की वजह से 1500 आगे पीछे ये हो सकता है। और वादी कागान के सैर के लिए बेहतरीन वक्त अगर आप पूछें तो अगस्त से सितंबर का है क्योंकि इस वक्त मौसम खुशगवार होता है और रश कम होने की वजह से जीप होटल का किराया कम होता है और अशिया सिर्फ नॉर्मल रेट पर मिल जाती हैं। या फिर अभी जैसे सीज़न शुरू हो रहा है तो अभी ईद पर तो रश होगा, लेकिन ईद के बाद अगर आप जाएं तो बड़ी आसानी के साथ आप जा सकते हैं और अभी इतना किराए में वो इजाफा नहीं होगा जो कि आने वाले दिनों में जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा किराया ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्कूलों में छुट्टियाँ होती हैं और लोगों का ज़्यादा रुख इन इलाकों की जानिब हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के बारे से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे जहाँ जीपें जाती हैं तो जीपों का किराया ज़्यादा हो जाता है। जहाँ अगर आप ऊंचे इलाकों में, ट्रैकिंग वाले इलाकों में, जहाँ हाइकिंग वाले इलाकों में जाएँ तो घोड़े वगैरह वो भी किराए उनके ज़्यादा हो चुके होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वादी नारान के मेन बाज़ार का कब में दरिया किनारे नारान बाज़ार से सिर्फ 5 मिनट की मसाफत पर एक गार है और ये गार शहज़ादा सैफुल मुलूक और परी बदिउल जमाल की रवानवी दस्तान की वजह से एक तारीखी हैसियत रखती है। यहाँ पर थोड़ी सी झील सैफुल मुलूक की बात करते चलें कि बुलंद व बाला बर्फ़ की चादर ओढ़े मलका पर्वत रंग बदलता और सब्ज़ और नीला पानी फ़ज़ा में जा बजा उठती अरगोनी तितलियाँ, प्याला नुमा झील का पानी जिस पर भरपूर दिन में भी आसमान से तुरते सितारे एक दिलफरेब मंजर पेश करते हैं।
ये भी मंज़र दीदनी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आप रोड की कंडीशन दिखाना मेरा मकसद है कि जो ग्लेशियर है, इन ग्लेशियर के पास है गुजरते हुए अभी भी देखें कि वो गाड़ी खड़ी हुई है तो हमारी गाड़ी गुजरी है। और जब रश की पोजीशन होगी तो यहीं पर रश फिर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। और मैं दोबारा अपील करूँगा कि अगर KDA वाला कोई मेरा बंदा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस रोड की इस कंडीशन को आप जितने भी पैच वर्क कर सकते हैं कर लें, ताकि जब से आना शुरू हो जाएंगे तो फिर यहाँ से ट्रैफिक जैम होने का ख़दशा मौजूद है। और इसी तरह हम बात कर रहे थे तो झील सैफ अल मलूक की, तो झील सैफ अल मलूक के बारे में जितनी बातें की जाए कम है। जो बंदा वहाँ जाता है और जिस पर पहली निगाह इंसानी अकल को दंग कर देती है, कुदरत की सनाई को पेश करती, कैसी तलसमाती झील है जो कि अपने अंदर बेपनाह पुरसरारियत, तजस्सुस और हुस्न रखती है। इन तमाम अल्फाज में कोई शक नहीं है। जिन्होंने तो देखी हुई है, जो नहीं देख पाए हैं वो ज़रूर झील सैफ अल मलूक को देखें। झील सैफ अल मलूक अभी तक नहीं खुली है और ईद तक कोई खुलने के चांस नहीं है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईद तक झील सैफ अल मलूक खुलने के चांस नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुकामी लोग हैं, अगर वो अपनी तय कोशिश करते हुए उस ग्लेशियर को जो झील की तरफ जाता है और काट देते हैं तो फिर हो सकता है कि शायद मुआयन मुमकिन है कि झील का रास्ता खुल जाए और आप झील तक जा सकें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो यंग लोग हैं वो ग्लेशियर तक जीपे जाती हैं और ग्लेशियर से आगे फिर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला पैदल तय कर सकते हैं। चलें जी, हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पर रोड इंतहाई ख़राब आपको नज़र तो आ रही है, लेकिन साथ साथ अब खुशी है। खुशी किस चीज़ की है कि अब हम उस गेटवे पे पहुंच चुके हैं कि सामने ये जो होटल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये नारान का गेटवे हैं, यानी कि नारान के उस पुल से पहले हैं जिसके आगे फिर वादी है। और ये एकदम से आपका जो है ना वो टर्न्योर चेंज होता है कि ये पहाड़ी सिलसिले, ग्लेशियर, रोड ख़राब होना, रास्ते की थकावट, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एकदम से अब फ्रेश होने वाले हैं। आप की नज़रें एक ऐसे मंजर को देखने लगी हैं जिसके लिए आप इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, कोई 400 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर और कहीं इससे भी ज़्यादा सफ़र कर कर इसको हुस्न देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो बिल्कुल वो मंज़र अब आने लगा है, लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट ये हो रही है कि होटलों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये होटल अब इस नारान के दाखिली दरवाज़े तक आ पहुँचे हैं। और यहाँ पर भी ये बड़े शानदार होटल हैं। यहाँ पर कैंप करने से आपको यहाँ का जो वो नज़ारा नज़र आ सकता है कि जिसका देख कर, यानी कि यहाँ खड़े होकर आप नारान का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो बिल्कुल जी, हम उस पोजीशन पे पहुँच चुके हैं कि मून रेस्टोरेंट के जो बैनर है जगह जगह आपको नज़र आते रहे। बिल्कुल मून रेस्टोरेंट हो गया, गुजरा वाला कढ़ाई वाले हो गए या भट्ट का कढ़ाई वाले हो गए, ये सारे ऐसे ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं जिनको अभी तक तो ओपन नहीं हो सके हैं। 20 रमज़ान के बाद ये सारी जगह खुल जाएंगी। इसी तरह फ़ास्ट फूड में कराची फ़ास्ट फूड का एक अपना नाम है ताहिर भाई का, उनका भी जो सेटअप है वो 20 के बाद शुरू हो जाएगा और ये सारे बोर्ड अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। रोड फिर मैं बता रहा हूँ, देख लें कि क्या कंडीशन है। मुझसे लोग रोड के बारे में पूछते हैं जी कैसी रोड है, अपनी गाड़ी में पहुँच सकते हैं। हर किस्म की गाड़ी आ रही है, उस तरह का इशू नहीं है, लेकिन एहतियात और ड्राइविंग में मास्टर होना जो है वो इंतहाई ज़रूरत है। चले जी, हम वो लंबी पट्टी के पास पहुँच चुके हैं। इसे लंबी पट्टी का ग्लेशियर कहा जाता है। ये वो ग्लेशियर है, आखिरी ग्लेशियर नारान के रास्ते में आता है। और इसके बाद ये लंबी पट्टी इसलिए भी कहते हैं कि यानी कि फैला हुआ ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर काफ़ी देर तक रहता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस दफ़ा बर्फ़ उस हिसाब से नहीं पड़ी है तो ग्लेशियर भी इतना ज़्यादा नहीं आया। सामने पहाड़ पर पड़ी हुई बर्फ़, ये ताज़ा बर्फ़ है, ये कल सुना है कि पड़ी है, यानी वो उस टॉप पे भी बर्फ़बारी हुई होगी डेफिनेटली और इन पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी हुई है। इवन कि ये भी बताया जाता है कि शायद बटाकुंडी में भी बर्फ़ पड़ी है। और इस इलाके में बताया कि रात जो गुजरी है इसकी सुबह सहरी के वक्त भी हल्की फुल्की नारान में भी बर्फ़ हुई थी, लेकिन चूँकि हमने नहीं देखी, हमें जो बताया गया वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो चलें जी, आप नज़रें अपनी उस जानिब मरकूज़ रखें कि वो सामने देखें दूर इस वादी के अंदर एक समझ लें कि होटलों का बिछा हुआ जाल नज़र आ रहा है और काफ़ी देर आपको पहाड़ और दरिया सरसब्ज़े के बाद एक मैदानी इलाके में आप पहुँचने लगे हैं और सामने जो आपको एक गुंजान आबादी नज़र आ रही है, यही नारान है। तो जी, हम नारान पहुँच चुके हैं। पिंडी से 285 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए
अब हम नारान की दहलीज़ पे पहुंच चुके हैं और ये सफ़र जो सा शुरू हुआ हमारा सुबह के वक्त बालाकोट से और तकरीबन अब वक्त आन पहुंचा है कि तकरीबन 1:30 से 2 बज चुके हैं और हम 2 बजे यहाँ पहुँचने लगे हैं और सुबह हम चले थे तकरीबन 8 बजे। तो ये 8 और 4 12 2 यानी कि 5 से 6 घंटे इस इलाके में आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस खूबसूरत इलाके को देखते हुए आ रहे हैं तो 5 से 6 घंटे आपको बालाकोट से भी चाहिए। अगर स्पीड लानी है 4x4 गाड़ी है, जब खड्डे नहीं देखने हैं, तो यही सफ़र आप 3.5 घंटे में भी तय कर सकते हैं, 4 घंटे में भी तय कर सकते हैं। वो आपकी अपनी हिम्मत है कि आपके पास व्हीकल किस तरह का है, गाड़ी किस तरह की है और किस अंदाज से आप सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। शायद आपको यहाँ पर कोई इनाम मिलना है तो ज़रूर स्पीड लगा के आएँ और इनाम लें। दूसरी बात, आगे ईद आने वाली है, रश हो सकता है, तो एक मेरी दरख्वास्त ज़रूर होगी जो अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं कि बराए करम क्रॉसिंग करने की कोशिश ना करें और गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करें जिसमें आमने सामने गाड़ियां ना खड़ी हों ताकि 2 गाड़ियां बड़ी आसानी के साथ गुजर सकें। अमूमन जहां हमें जगह अच्छी लगती है हम वहीं गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और फिर ट्रैफिक के लिए मसले मसाइल बनते हैं। उसके बाद जो असल मसला बनता है वो ये कि फिर जब हम क्रॉस करते हैं तो आने वाली गाड़ी को निकलने का मौका नहीं मिलता है। जी जनाब, ये आ गया जी नारान, और नारान में भी अब यहाँ 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक अहम चीज़ ये है कि जब सीज़न होता है तो ये सामने नारान बाज़ार वाला रास्ता बंद कर दिया जाता है और नारान बाईपास से एंटर होने दिया जाता है और फिर हम घूम कर नारान बाज़ार में आते हैं। लेकिन अभी तो सुकून है तो लिहाजा हम नारान बाज़ार से जाएंगे। नारान बाईपास का रास्ता काफ़ी हद तक ख़राब है और हो सकता है वो भी रिपेयरिंग और पेच वर्क करते हुए कुछ बेहतर कर दिया जाए सीज़न में, लेकिन फ़िलहाल हम नारान बाज़ार की जानिब गामज़न है और नारान बाज़ार में हम इंटर हो चुके हैं। नारान बाज़ार की बात करें तो नारान बाज़ार में आप यूँ समझ लें कि सिर्फ होटल ही हैं। जी बिल्कुल, सारी इमारतें होटल की हैं। यहाँ पर मुकामी आबादी बिल्कुल पीछे हट के तो हमें कुछ घर नज़र आते हैं दरिया की तरफ और खाना बदोश नज़र आते हैं सीज़न में, जिन्होंने अपने टेंट लगाए हुए होते हैं और माल मवेशी आपको जगह जगह नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन इस सच गाँव जो उनसे है वो बिल्कुल पुल के पास लेफ़्ट साइड पर पीछे तो कुछ घर है, लेकिन इस वक्त जब आप गुजर रहे हैं तो ये नारान की मेन मार रोड इसे कह सकते हैं और इसका आगाज़ में आप देख सकते हैं कि दाएँ बाएँ दोनों जानिब रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, शॉप्स हैं और यहाँ पर हर किस्म की शॉप्स मौजूद हैं। ये PSO का पंप है और अभी एक नया पंप भी लग रहा है, इंशाल्लाह अगले सीज़न में वो भी तैयार हो जाएगा, 2 पंप हो जाएंगे। इसके अलावा पेट्रोल की एजेंसीज भी मौजूद हैं। शॉप्स में आपको करियाना मिलता है, जनरल स्टोर मिलता है, मेडिकल स्टोर है और इसके अलावा सब्ज़ी की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें हैं, सिलेंडर रीफिलिंग की शॉप्स हैं, कपड़ों की शॉप्स हैं, गर्म कपड़े, इसी तरह आपको हर किस्म की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, नारान बाज़ार में मिल सकती है। और ये इस वक्त आपको नज़ारे जो हम दिखा रहे हैं ये रमज़ान के फर्स्ट वीक के नज़ारे हैं, यानी कि हमारा जो है वो पहला अशरा ख़त्म हो रहा था, यानी कि 10वां रोज़ा ख़त्म हो रहा था, 11वें रोज़े में हम यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। तो ये पोजीशन है नारान की। गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी हैं, टूरिस्ट कुछ आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि यहाँ अपने कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। होटल्स अभी तक जो उनसे वो जो हम जिस दिन हम आए थे अभी तक तो मज़ीद कुछ खुल गए हैं। मेजोनेट कल रात को मुझे बताया था बंदे ने, वो भी खुल गया है। मून रेस्टोरेंट पे काम हो रहा है, लेकिन वो अफ्तारी और सहरी अफ्तारी उन्होंने हमारी कराई है और हाजी साहब ने, बहुत शुक्रिया हम उनका अदा करते हैं। ये कुनारवी होटल खुला हुआ था, इसमें हमने अपना क़याम किया था। होटल्स की डिटेल और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किराए कितने हैं और इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन फ़िलहाल इतनी लंबी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने भी पूरी वीडियो देखी है मेरी तरफ से दोनों हाथों से सलाम और इस पर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।